हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका वारसी एकेडमी में। तो आज हम जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का, वो पार्ट फर्स्ट था। उम्मीद करते हैं वो 30 से 35 मिनट के बीच का पार्ट था और आज का भी ये पार्ट 30 से 35 मिनट का ही होने वाला है। बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की मेरी सोच है। तो आप भी बने रहिए और लोगों से कहिए कि जुड़े रहें, जिससे कि हमारा अभी के अभी फाउंडेशन शुरू हो जाए या स्टार्ट हो जाए, जिससे कि आगे हमें किसी भी बात का कोई सामना करना ना पड़े। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीछे का पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक आपने देखा, देखते हैं क्या क्या देखा। तो अब तक हमने देखा था पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। जो पौधे होते हैं उनके पुष्प में जनन भाग होते हैं। जनन भाग में मादा भाग कौन सा होता है, जायांग होता है। जबकि जो पुरुष का भाग होता है वो कैसा होता है, स्टैमेन यानी कि पुमंग या पुंकेसर बोला जाता है। सर अगर एक होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, और अगर एक से ज्यादा होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो अगर एक होता है तो उसको बोलते हैं पुंकेसर, और अगर एक से अधिक होता है तो हम उसको बोलते हैं पुमंग। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे यहाँ पर ये हम पढ़ चुके थे। फिर हमने आपको बोला था कि कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र जो होता है वो बाहर का होता है। इसका मतलब बाहर के जो अंग होते हैं पहले वो बनते हैं, उसको हम सेप्पल, सेप्पल को हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज, क्योंकि वो बाहर की तरफ होते हैं। अंदर की तरफ होते हैं कौन, अंदर की तरफ होते हैं पेटल, तो हम उसे कहते हैं दलपुंज। जो अंदर की तरफ होते हैं वो दल का हिस्सा होते हैं। और जो नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है रिसेप्टिकल, ये होता है थैलेमस। इस पे रानी बैठी हुई होती है, क्योंकि अंडाशय यहीं पर होता है। समझ में आ गई बात। आगे आओ बेटा। पुंकेसर बता दिया। पुंकेसर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा। पहला जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। जो उससे नीचे वाला होता है वर्तिका कहते हैं, और अंडाशय हमेशा नीचे की तरफ मौजूद होते हैं। समझ में आ गई बात। अगला जायांग। जायांग में भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। स्टिग्मा स्टाइल से चलती है, ओवरी हमेशा नीचे की तरफ होती है। ठीक, तो परागकोश की संरचना में मैंने आपको बताया था, इसमें 4, मतलब ये 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे दिखाई दे रहे हैं। परागकोश था, परागकोश को अनुप्रस्थ काट से जैसे ही आप कट करते हो, अनुप्रस्थ काट से जैसे ही आप कट करते हो, तो कट करने के पश्चात आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कौन कौन सी पाली, एक इधर की पाली एक इधर की पाली, यानी कि 2 पाली। और 2 पाली को हम बोलते हैं द्विपालित स्ट्रक्चर। ठीक है ना। कितने कोने, कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ। जितना कोना जो होता है उभरा हुआ होता है, ये भी उभरा हुआ, ये भी और ये भी और ये भी। तो 4 कोने, चारों के चारों उभरे हुए होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, द्विकोष्ठ की। एक पाली में 2 कोष्ठ, समझ रहे हो। और ये 4 है इसलिए चतुष्फलकीय है, समझ गए, टेट्रागोनल। इन चारों कोनों पर लघु बीजाणु धानी उपस्थित होती है, जो आगे चलकर परागकण का निर्माण कर देती है। ठीक, बता चुका हूं इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से। फिर मैंने आपको बताया परागकण की संरचना बेटा क्या होती है ना। यहाँ पर लिखी हुई है जेनेटिव सेल और नीचे दे रखी हुई है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव का मतलब होता है वर्धी कोशिका, ऊपर वाली है जी मेन कोशिका। ठीक, तो ये वाली जो कोशिका होती है वर्धी कोशिका, वर्धी केंद्र, ये इसको पोषण देने का काम करती है। परागकण की जो बाहर की परत होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जिसे किसी भी प्रकार का कोई अम्लीय या कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होती है, हम उस एरिया को, हम उस क्षेत्र को जर्म छिद्र के नाम से जानते हैं। सर इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पराग नलिका का निर्माण करना। जो पराग नलिका कहाँ पहुंचती है, अंडाशय के भाग तक पहुंचती है। आगे आप पढ़ोगे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर भी एक लेयर होती है जिसका नाम होता है एंटाइन। और एंटाइन किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक, आगे आओ। मादा जनन ये बता दिया बेटा। बीजांड की संरचना भी बेहतर तरीके से हमने कल बता दी थी। जो बीजांड होता है
गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अच्छा सर, ये धानी का मतलब क्या होता है? धानी का मतलब ये होता है जिसमें किसी क्षेत्र का कोई भी चीज रखी हुई होती है। आपने पढ़ा होगा कि रसधानी, रसधानी का मतलब ये होता है किसी भी कोशिका में उपस्थित होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हम उसमें डाल देते हैं, उसको फिल कर देते हैं, है ना। एक बैग होता है, बैग में हम चीजों को भर देते हैं, इसे बोलते हैं हम रसधानी। तो ये गुरु बीजाणुधानी है। इसका मतलब गुरु बीजाणुधानी में क्या उपस्थित होता है? बीजाणु, यानी कि गुरु बीजाणु उपस्थित होता है। जैसा कि मैंने आपको कल वाले स्ट्रक्चर में दिखाया था। कल वाली अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देखिए। वैसे तो मैंने रिवाइज करवा ही दिया है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। बीजांड ग्रंथ होता है, बीजांड ग्रंथ का मतलब होता है ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ये अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है, ओवरी से जुड़ा हुआ होता है। किसके थ्रू जुड़ा होता है? प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है। प्लेसेंटा क्या होता है सर? हिंदी में कहते हैं अपरा, अपरा से जुड़ा हुआ होता है। समझ गए बात? अध्यावरण क्या होता है? अध्यावरण ये होता है, ये जो बीच का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको कल बताया था, ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 2। समझ में आ रही है बात? तो 8 के अंदर 7 कोशिका का भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ था। तो ये एम्ब्रियो सैक अंदर ही तो होता है, इसकी सुरक्षा प्रदान करना भी तो इसी की जिम्मेदारी है ना, फ्लावर की। तो फ्लावर की जिम्मेदारी को निभाते हुए ये इसको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बाहर 2, अंदर 2। देखो, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं इनको, बोलते हैं अध्यावरण। ठीक, बीजांड का मुख्य शरीर जो प्रचुर मात्रा में, ये देखो यहाँ पर, अब इसको देखो, सुरक्षा भी करने का काम करता है, सुरक्षा भी कर रहा है ये। अच्छा, सुरक्षा नहीं कर रहा है, देखो भाई, यहाँ पर ये सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है इसको। मेन स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि इसी में तो रानी बैठी हुई होती है, अंड कोशिका में ही तो रानी बैठी हुई होती है ना। हाँ, तो और ये इसको क्या कर रहा है? पोषण देने का भी काम कर रहा है। ठीक, तो ये भ्रूण कोश बता दिया मैंने आपको। अब गुरु बीजाणु जनन, बीजांड काय के, मैंने आपको बताया था कल, कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लो, वरना इस क्लास को समझाने में ज्यादा समय चला जाएगा। ठीक, एक कोशिका होती है, पहले 4 कोशिकाएं होती है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, डायग्राम में उसमें साफ साफ दे रखी है, पहले 4 कोशिका होती हैं, फिर उनमें से एक कोशिका विद्रोह कर देती है। एक कोशिका जैसे ही विद्रोह करती है, वो अपनी मनमानी चलाने लगती है, वो अपने हिसाब से उसमें विभाजन करने लगती है। और जब वो अपने हिसाब से विभाजन करती है, तो उसमें सबसे पहला विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होता है, यानी कि गुणसूत्र का नंबर आधा हो जाता है, और जैसे ही गुणसूत्र का नंबर आधा होता है, तो वैसे ही एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 4 कोशिकाओं की उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको अकेलापन दूर करना था, तो वो 2 कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। अब बची कितनी बेटा? 2 कोशिका। 2 कोशिका में वह समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन करने के साथ साथ वह बीजांड में क्या करती है? एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, यानी कि एक जोड़ा ऊपर की तरफ, एक जोड़ा नीचे की तरफ। मैंने बताया था ना कि वो हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, वाइफ होने के बाद में बच्चे हो जाते हैं, फिर उनमें तलाक हो जाता है, 2 ऊपर चले जाते हैं, 2 नीचे की तरफ चले जाते हैं। दोनों अपने अपने जीवन की अलग अलग शुरुआत करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वो वाली वीडियो देखिए, तब आपको ये पूरी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। बोर्ड पे समझाऊंगा, काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको ओरली समझा दिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद समसूत्री विभाजन होने के बाद 4 से बनेंगी 8। मतलब समसूत्री जब भी होता है तो 1 का डबल, अर्धसूत्री होता है 1 का 4। ठीक, ध्यान रखना। आओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण कोश का निर्माण, सक्रिय गुरु बीजाणु से, ये भी हालांकि पढ़ चुके हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्रक, मैंने बताया था 1 2 3। ठीक है, अंड उपकरण बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बेसिकली आपको लगता होगा क्लास, ये क्लास 12th के लिए, ऐसा नहीं है। ये सीयूईटी, सीनेट, नीट, ये सबके लिए बेनिफिशियल होती है क्लास। तो मेरा जो एम है वो तो आप समझ ही गए होगा, यूपी बोर्ड के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पुशअप करना, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना। हालांकि मैं सीबीएसई का भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर कंटेंट यूपी बोर्ड का डालता हूँ, क्योंकि जिससे कि आप लोग काफी ज्यादा आगे जा सकें। और एक एक लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी से ही ली गई है। बस फर्क इतना है, वो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैंने आपको इंग्लिश में भी थोड़ा सा पुशअप करने के लिए थोड़ी मेहनत करी है। तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना ध्यान से। समझ गए? दूसरी बात सुनो अब। पहली बात मैंने आपको बता दी, ये अंड उपकरण होता है, एग अपरेटस बोला जाता है। इसमें होता क्या क्या है? फिलीफॉर्म अपरेटस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सिनर्जिट्स सहायक कोशिका, एग अंड कोशिका, इस पूरे को बोला जाता है अंड उपकरण। अंड उपकरण में कितनी कोशिका?
2 सिनर्जिड्स, 1 अंडकोशिका, और बीच में कितनी होती है? पोलर न्यूक्लियाई। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुवीय काय। ऊपर जो होती है सर चलाजा की तरफ, चलाजा क्या होता है? पीछे देख के आओ, बीजांड ग्रंथ में अभी बताया था नहीं बताया था? चलाजा क्या होता है? ऊपर की साइड में उसका जो सिर वाला भाग, याद करो, एक प्रारूपी बीजांड व्रत का भी चित्र बनाया था, उसमें ऊपर की तरफ जो चलाजा भाग होता है, चलाजा यानी कि दूर की तरफ भाग था, तो उसमें कितने होते हैं? 3। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ये पढ़ा दो जाता कल। अब मैंने कहा था कल से हम शुरू करेंगे परागण। परागण बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा ना आए तो पैसा वापस, ठीक? तो इसीलिए जुड़े रहो, बस देखते जाओ, आगे और भी मजा आएगा बेटा इस चैप्टर को खत्म करने में। परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने, या अन्य, समझ लो, अन्य पौधे के पुष्प पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब, अब समझो, कहने का मतलब ये होता है, जैसे ये है एंथर, ठीक है, ये है परागकोश, ये है एंथर, ये है तंतु, और ये है फीमेल का पार्ट, ठीक। ये ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। तो यहां से क्या निकलते हैं? यहां से परागकण निकलते हैं। परागकोश से परागकण का निकलना, परागकोश से परागकण का निकलकर ऐसे करके आना। नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी बता दे रहा हूं, देखो इधर, जैसे ये है, ये है, ये परागकण है, ठीक है, ये परागकण यहां से निकलेगा और यहां पर ऐसे करके आएगा। यहां पर आने की प्रक्रिया दिख रहा है ना? यहां पर आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं परागण। समझ रहे हो? अब इस परागण को डिफाइन करते हैं कि कैसे हैं, इसके कितने चरण होते हैं। ये भैया 3 प्रकार का होता है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन सी? भैया सबसे पहला स्वयुग्मन, ठीक। स्वयुग्मन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखो, सही है ना? एक ही पुष्प के परागकोश से, एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होना, इसे पूर्णतः क्या कहते हैं? स्वपरागण। अभी समझा दूंगा, बस एक बार पढ़ लो, उसके बाद ना समझ में आए तो मुझसे कहना। सजात पुष्पी परागण क्या होता है? एक ही पौधे के एक पुष्प से उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, ऊपर से जा रही है, अभी बताऊंगा। परनिषेचन, एक पौधे के पुष्प से दूसरे भिन्न प्रजाति के पौधे। सर ये वाला समझ में आ गया? देख अब मैं बताता हूं। देख, एक लड़का है, एक लड़की है, अगर एक ही रिश्तेदारी एक ही खानदान से है तो वो ये हो जाएगा स्वयुग्मन, ठीक है। अगर लड़का भी उसी खानदान से और लड़की भी उसी खानदान से है, तो अगर ऐसे में शादी हो जाए तो कहते हैं स्वयुग्मन, क्योंकि बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, है ना? तो ये आराम से होगी शादी, ठीक, पहला। दूसरा, एक ही पौधे के उसी पुष्प से। कहने का मतलब है, आप, एक लड़का है उसकी कास्ट सेम है, एक लड़की है उसकी कास्ट सेम है, लेकिन रिश्तेदारी में नहीं है। समझ रहे हो? कास्ट सेम है तो तब शादी हो जाती है, तो ये कंडीशन आ जाती है, ठीक। अब ये वाली परनिषेचन सुनो। एक लड़का है, एक लड़की है, कास्ट अलग अलग है, दोनों बहुत दूर हैं और दोनों का कोई एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, अगर तब शादी होती है उसे बोलते हैं परनिषेचन। परनिषेचन का जो एग्जाम्पल होता है ज़ोस्टेरा और मेलिस्नेरिया। आओ इसी बात पे आगे चलते हैं। परागण के जो कारक होते हैं ना, देखो एक बात याद रखना, परागकण अलग होता है, परागण अलग होता है। तो जो परागण होता है वो परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागकण यानी कि छोटा सा कण, इसी को हम बोलते हैं क्या? यही तो मेन पार्ट है। जो हम लोगों में स्पर्म होता है, ठीक उसी प्रकार से पौधों में परागकण होता है जो युग्मक का काम करता है। आओ बेटा, परागकण के प्रकार देखो भैया, परागकण के प्रकार इंपॉर्टेंट है, सुन लो क्या होते हैं। अजैविक घटक अलग होते हैं और जैविक कारक अलग होते हैं। जैविक कारक क्या होते हैं? जिसमें जीवन होता है। अजैविक कारक वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है ना? तो सिंपल सी बात है। अजैविक कारक, वायु, वायु द्वारा परागण सबसे आम होता है। परागण हल्के होते हैं, जो मक्का और घास में देखा जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जल, यह काफी दुर्लभ है, लगभग 30 वंशों तक सीमित है। बताया था ना, वेलेस्नेरिया, जोस्टेरा और हाइड्रिला, मैंने पीछे बता दिया था, ठीक। जैविक घटक क्या होता है भाई? ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। कीट, एंटेमोफिली। अच्छा, कीट के द्वारा परागण होने की सबसे ज्यादा देखा जाता है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो होती है वो एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प तक पहुंचती है। आप भी जानते हो, भी जानते,
शहद का निर्माण होता है ना? लेकिन उसकी टांगों में छोटे-छोटे जो परागकण होते हैं, अच्छा परागकण का साइज़ तो सर आपने बताया ही नहीं। 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर में होता है, व्यास में होता है, ठीक है? ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो हल्का-सा मिस हो गया था। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, बहुत ही ज़्यादा आँखों से दिखाई नहीं देता, एक तरीके से पाउडर की तरह होता है। वो एक पुष्प पर जाती है जब मधुमक्खी, तो उसके टाँगों में चिपक जाते हैं, और टाँगें तो आपको पता ही है कितनी होती हैं। तो वो एक चिपकने के बाद में फिर उसके बाद दूसरे पुष्प पे जाती हैं, तो जिसको परागकण की ज़रूरत होती है, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। अब आगे बताऊँगा कि क्या होता है, निषेचन होता है, जो निषेचन होता है, ठीक है? इधर देखो, जो कीट होता है वो पुष्प रंगीन और सुगंधित पर आकर्षित हो जाते हैं। पक्षी बड़े पुष्पों में, जैसे गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, तो कोई बात ही नहीं है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन बस थोड़ा-सा जान लो कि ये होता क्या है। रात में खिलने वाले पुष्पों में चमगादड़, ठीक है? चमगादड़ भैया ज़ाहिर-सी बात है, दिन में तो वो सोते हैं, रात में जागते हैं, इसका मतलब रात में जो पुष्प खिलेंगे तो वो उनका रोल किसमें होगा? चमगादड़ में। इसे कहते हैं चिरेप्टोफिली, याद रखना, ठीक है? और ऑर्निथोफिली बर्ड्स के लिए है। आगे आओ बेटा, परागकण पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो, वर्तिकाग्र में सही संगत कंपैटिबल परागकण को पहचानने की क्षमता। देखो, हर किसी इंसान के पास में एक क्षमता होती है कि सही कौन और गलत कौन। हालांकि आज के समय में पता नहीं लग पाता है, लेकिन पादप के पास में ये वाली क्वालिटी बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि वो केमिकल एक रिलीज करते हैं, जो केमिकल पहचान लेता है ये परागकण उसके लायक है या नहीं है ना? ये अभी आगे बताऊंगा जब डबल फर्टिलाइजेशन, तब आपको समझ में आ जाएगी इसकी बात, ठीक? तो देखो, तो ये वाली एक संगत कंपैटिबल होती है, इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्योंकि जब पॉलन होता है ना, पॉलन जैसे ही वर्तिकाग्र पर आता है तब ये कहानी शुरू हो जाती है। यदि परागकण सही है तो वर्तिकाग्र उसे स्वीकार करता है, अगर सही नहीं होता है तो वर्तिकाग्र उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। यही तो होता है ना, जब कोई अच्छा इंसान होता है तो आप उसे अपनी लाइफ में आने देते हो, जब कोई बेकार इंसान होता है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इसीलिए तो है, हम लोगों में भी होता है और पादप में भी होता है। परागकण अंकुरित होकर जनन छिद्र के माध्यम से, मैंने आपको बताया था स्पोरोपोलेनिन जहां पर अपसेंट होती है, वहां से पराग नलिका का निर्माण होता है, और पराग नलिका का जब निर्माण होता है तो वहीं से पराग नली बनती है, समझ रहे हो? और वही अंदर तक जाती है, बीजांड तक। पराग नली वर्तिका के ऊतकों से होते हुए अंडाशय में पहुंचती है, मैंने बताया था, और बीजांड द्वार यानी कि जो नीचे का छोटा सा पार्ट होता है में प्रवेश करती है, जहां वो किससे मिलती है, यह पूरी, जहां वो मिलती है किससे? अंडाशय से मिलती है, और मध्य में उपस्थित ध्रुवीय काय से मिलती है। नहीं समझ में आया? आगे आएगा। यह पूरी प्रक्रिया केमिकल कंपोनेंट्स की मध्यस्थता द्वारा निर्देशित की जाती है। मैंने बोला था ना, केमिकल केमिकल कौन सा केमिकल होता है बेटा? चिपचिपा केमिकल होता है, बस एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो इसीलिए नहीं बता पाया मैं। दोहरा निषेचन, ये जिसकी बात मैं आपको कर रहा था, ये बार बार मैं आपको ये याद दिला रहा था, यह आवृत बीजियों की अद्वितीय विशेषता है, जहां एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है। इसको सबसे पहले दिया था नवाशीन ने, ठीक? नवाशीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि प्लांट्स कैसे बिहेव करते हैं या क्या क्या चीजें प्लांट्स में होती हैं, तो उन्होंने इसको बहुत ही अच्छा और सिंपल बनाने के लिए स्ट्रक्चर के द्वारा जो पादप में घटनाएं होती हैं उन सारी घटनाओं को बताया। कैसे? जहां एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है। कैसे होता है? युग्मक संलयन। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज बनता है। सर आपने तो मुझे एक ही बताया था, परागकण में तो एक ही होता है। नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे ही स्टिग्मा पर अंडाशय आया, वो जैसे ही स्टिग्मा पर परागकण आया, वैसे ही वो अपने अंदर कौन सा विभाजन कर लेता है? अर्धसूत्री विभाजन एक कंप्लीट कर लेता है। वो पहले एक कंप्लीट कर चुका होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन 2 कंप्लीट कर लेता है। सर अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तभी तो हम ये बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन से 1 का 4 बनता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 बनाता है 2, अर्धसूत्री विभाजन 2 बनाता है 2, तो 2 2 कितने हो गए? 4। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 जैसे ही कंप्लीट करता है, फिर क्या 2 केंद्रक बन गए। अब जब 2 केंद्रक बन जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में वही होगा जो आपने सोचा होगा। पहला नर युग्मक जो होगा वो अंड कोशिका के साथ संलयन करता है। अब पराग नलिका से दोनों ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। यहां पर देखो, परागकण है, ये पराग नलिका बनाई, यहां ये नीचे से एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है।
ये परागनलिका इधर आ गई, यहाँ पर दो केंद्रक हैं, दो केंद्रक में रेस लग जाती है, कौन रानी से पहले मिलेगा जाके, कौन रानी से पहले मिलेगा। अब जो इनमें से रानी से मिल जाता है तो उसको बोलते हैं अंड निषेचन। जो अंड कोशिका से मिल जाएगा उसको बोलेंगे अंड निषेचन, और जो दूसरा रह जाता है उससे वो कहता है उदास होने की जरूरत नहीं है कि जो अंड कोशिका है यानी कि जो रानी है, इसकी जो दो दासियां हैं वो तुम रख लो। तो एक केंद्रक अंड कोशिका से और दूसरा केंद्रक मध्य में उपस्थित कोशिका से ध्रुवीय काय से संलयित हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक क्वेश्चन आया था, और जो देखो ध्यान से इधर, एंडोस्पर्म कैसे बनता है। एंडोस्पर्म ऐसे बनता है, भ्रूणपोष ऐसे बनता है। ये जो एक केंद्रक होता है, मध्य में उपस्थित दो केंद्रक से एक केंद्रक मिल जाता है, तभी एंडोस्पर्म यानी कि 3N का फॉर्मेशन हो जाता है। और जबकि जो अंड कोशिका है, इससे किसका निर्माण हो जाता है, इससे बीज का निर्माण हो जाता है। समझ में? नहीं समझ में आया? सुनो, एक केंद्रक परागकण का वो अंड कोशिका से मिल जाता है, इसे कहते हैं अंड निषेचन। और जो मध्य में उपस्थित केंद्रक है, इससे एक केंद्रक मिल जाता है, इसे बोलते हैं त्रिसंलयन। त्रिनिषेचन और अंड निषेचन। अगर एक ही पुष्प में दो प्रकार के निषेचन होते हैं, तब इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन कहा जाता है। अब बताओ बेटा, समझ में आ गया? यही मैंने लिखा है, त्रिसंलयन, दूसरा नर युवक केंद्रीय बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN का निर्माण कर देता है। प्राथमिक क्यों? अभी आगे भी कहानी चलती है ना, तो इसीलिए पहले तो यही बनता है। इसीलिए भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, कमेंट में बताओ। ठीक, आगे आओ। निषेचन पोस्ट यानी कि निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद पुष्प में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आपने जब 11 से 13 वर्ष की आयु में आप प्रवेश करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ठीक इसी हिसाब से पौधों में भी देखने को मिलते हैं। बाह्य दलपुंज और पुंकेसर मुरझाकर गिर जाते हैं। मुख्य रूप से भ्रूणपोष का विकास होता है, और भ्रूण का विकास होता है बीजांड का बीज में, अंडाशय का फल में। याद रखना, बीजांड का बीज में, अंडाशय का फल में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आ गया। भ्रूणपोष का विकास, एंडो 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 एंडोस्पर्म। देखो, भ्रूण को पोष का विकास, यहाँ मैं सर आप पहले जो बता रहे थे भ्रूण कोश, बेटा वो का से करण अर्जुन और पा से पोषण था। याद रखना, का कोश, पा पोष, पा से पोषण। ठीक, ध्यान रखना। भ्रूण पोष का विकास, भ्रूण पोष का विकास भ्रूण के विकास से पहले होता है, क्योंकि यह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। मैंने बताया था मध्य में उपस्थित त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन जो तीन कोशिकाएं जो आपस में मिलती हैं, वो क्या काम करती हैं, वो भ्रूण पोष का निर्माण करती हैं। वो किसको, अंड निषेचन, जो बीज बनने वाला है उसे पोषण प्रदान करती हैं। लो भैया, पोषण लो जिससे कि तुम आगे बढ़ो। यह प्राथमिक भ्रूणपोष के लगातार समसूत्री विभाजनों से बनता रहता है। मुक्त, अब देखो कई प्रकार के होते हैं, वैसे तो इंपॉर्टेंट वाला ही मैंने लिखवा दिया इसमें। मुक्त केंद्रकीय फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। PEN में बिना कोशिका भित्ति के कई विभाजन हो जाते हैं। उदाहरण, कच्चा नारियल का पानी। हालांकि और भी होते हैं, हेलोबियल, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो यही है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, कच्चे नारियल के पानी में देखने को मिलता है, क्योंकि आप उसे पीते हो और अच्छा भी लगता है, बात भी सही है। बाद में परिधि से केंद्र की ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। नारियल का सफेद गूदा है ना, इसे कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, जो कोशिका की भित्ति पर लगे हुए होते हैं, व्हाइट व्हाइट, है ना, तो वो ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे। भ्रूण का विकास, देखो इधर, युग्मनज से अच्छा, जैसे घटनाएं हम लोगों में होती हैं, ठीक उसी प्रकार से घटनाएं किसमें होती हैं, पादपों में होती हैं। कैसे, युग्मनज से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ऐसी तो हम लोगों में भी होता है, जो जाइगोट होता है वही तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। भ्रूण का विकास बीजांड द्वार सिरे पर युग्मनज से होता है, क्योंकि अंड निषेचन भैया नीचे होता है, तो जैसे ही अंड निषेचन होता है वैसे ही युग्मनज का निर्माण होता है। और जब बन जाता है तो आगे देखो क्या होता है, पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो, है ना, कैसा होता है, गोल। इसके बाद देखो आगे लिखा, इसके बाद यह गोल, फिर हृदय, फिर उसके बाद अंत में परिपक्व भ्रूण में
बदल जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है अंड कोशिका और परागकण जब मिलते हैं तभी युग्मनज बनता है, और युग्मनज के बाद में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है। हम लोगों में भी गोल होता है। फिर उसके बाद किसका निर्माण होता है? हृदयाकार। हम लोगों में भी हृदय का निर्माण सबसे पहले होता है। उसके बाद क्या बनता है? परिपक्व भ्रूण। उसके बाद हम लोग भी कैसे हो जाते हैं? मैच्योर एम्ब्रियो में बदल जाते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का मतलब समझो। द्विबीजपत्री, इनमें एक भ्रूणीय अक्ष और दो बीजपत्र होते हैं, और ऊपरी भाग प्रांकुर, ऊपरी भाग प्रांकुर क्योंकि उससे शूट का निर्माण होता है, और मूलांकुर जिससे जड़ों का निर्माण होता है। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, जैसे आप कहीं खाना खाने के लिए जाते हो, खाना खाने के लिए आप जाते हो और वहां पर खाना भी खाते हो और अपनी दो जेबों में खाना भर के भी लेके आते हो, तो हम इसे कहते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है। अब एक बीजपत्री का, तो आप क्या करते हो? खाना खाते हो, लेकिन खाना जो एक्स्ट्रा होता है वो आप ऊपर वाली जेब में भर लेते हो, एक जेब में भर लेते हो, तो इसे कहते हैं एक बीजपत्री। इनमें केवल एक बीजपत्र होता है जिसे स्क्यूटेलम कहा जाता है। जैसे घास परिवार में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में भी आ चुका है और यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है। समझ में आ गई बात? आओ बेटा आगे। बीज और फल का निर्माण, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा ये एक तरीके से फाउंडेशन है, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको कम समय में कवर करवा दूं, तो जुड़े रहो, अच्छे से लगे रहो। अभी तो मेरे हिसाब से आपके पास कोई टाइम भी नहीं होगा और आप पढ़ भी नहीं रहे होगे, तो बेहतर यही है कि अगर अभी से शुरू कर दिया तो आगे चल के चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, है ना? तो पढ़ते चलो। आओ देखो, बीज और फल का विकास, सीड एंड फ्रूट। सीड कैसे बनता है? निषेचन के बाद जो बीजांड होता है, अभी मैंने पीछे वाली मैंने बताया था, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर किस में बदल जाता है? देखो इधर, बीजांड बीज, बीजांड बीज, मतलब आगे वाला जो पार्ट है वो सेम है ना, बीजांड बीज बन जाता है। बीजांड के अध्यावरण कठोर हो जाते हैं, मैंने बताया था ना, जो घेरे हुए होते हैं वो कठोर हो जाते हैं। बीज के आवरण किसका बनाते हैं? सीड कोट बनाते हैं, है ना? जैसे मटर का देखो उधर ना, आप छील के खाते हो, सीड कोट बन जाता है। इधर देखो, फल, बीज विकास के साथ साथ बीज तो अंदर बनता है ना, और मैंने बताया था अंडाशय विकसित होकर, यानी कि जो बाहर का पार्ट विकसित होकर क्या बनाता है? अंडाशय की दीवार फल भित्ति में बदल जाती है। समझ रहे हो? सत्य एवं आभासी फल, सत्य फल केवल अंडाशय से बनते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है वो क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। जबकि आभासी फल कैसे होते हैं? आभासी फल के निर्माण में पुष्पासन भी भाग लेता है, मतलब ऐसे फल जिसमें पुष्पासन भी भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी फल। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम्स में। सेब और स्ट्रॉबेरी, एक और एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, काजू, ठीक है, कैश्यू। आगे आओ बेटा, अगला चैप्टर खत्म ही होने वाला है, ज्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा, बस थोड़ी देर और, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? आपको पता होना चाहिए, जनन स्वास्थ्य, ठीक है ना? देखो भैया, आसंग जनन और बहुभ्रूणता। आसंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस, यह बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करने की एक विशेष प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यह होता है बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये प्रोसेस इसमें होती है। ये वास्तव में अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रूप है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल होता ही नहीं, इसीलिए हम इसको असेक्सुअल बोलते हैं, जो लैंगिक जनन की नकल करता है, मिमिक्री करता है। उदाहरण एस्टिएरेसी जैसे सिट्रस कुल और घासों की कुछ प्रजातियों में देखा जाता है। समझ में आ गई बात? आओ बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रायोनी। सबसे पहले इसको दिया किसने था? इसको दिया था एंटोन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने ये बताया था अगर एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तब हम इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। अक्सर बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूण कोश में उभर जाती हैं और भ्रूण बन जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो फॉल सेप्टम होता है, मतलब कहने का ये है कि जो संतरा या नींबू का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, यानी कि बहुभ्रूणता है ना। तो ये कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आओ, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो देख लीजिए।
जो स्पोरोपोलेनिन होती है, ये पादप जगत का सबसे कठोर ज्ञात कार्बनिक पदार्थ है, जिसे कोई भी एंजाइम नष्ट नहीं कर पाता है। तो किसमें पाई जाती है? परागकण में। परागकण का साइज क्या होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। पराग बैंक कृत्रिम गर्भाधान के लिए, कृत्रिम गर्भाधान का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल यानी कि आईवीएफ के लिए लिक्विड नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन इस बार आया था, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर परागकणों को कई वर्षों तक भंडारण किया जाता है। सर इसमें स्पर्म को भी रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, स्पर्म को भी ऐसे ही रखा जाता है। समझ रहे हो? पराग बैंक या फिर इस तकनीक को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। जलकुंभी और वाटर लिली ये जलीय पौधे होते हैं, लेकिन इनमें पुष्प पानी की सतह के ऊपर आते हैं और कीटों या हवा द्वारा परागित होते हैं, जल द्वारा नहीं। वैसे ये आपकी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म वाले चैप्टर में था, बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, लेकिन इसमें शायद एक या दो एक जगह पर लिखा होगा, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पर। ये जलीय पौधे हैं, लेकिन इनमें पुष्प पानी की सतह के ऊपर आते हैं और इनमें वायु द्वारा कीटों या हवा द्वारा परागण होता है, जल द्वारा नहीं होता, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नाम देखो, जलकुंभी, वाटर लिली, नाम वाटर वाला, लेकिन जल से परागित नहीं होते हैं। सबसे पुराना जीवित बीज आर्कटिक टुंड्रा से ल्यूपिनस आर्कटिकस का है, अनुमानित 10,000 साल का सुप्त अवस्था में ज्ञात हुआ है। सुप्त अवस्था का मतलब होता है डोरमेंसी, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें बीज जो होता है वो प्रतिकूल अवस्था में किसमें चला जाता है? प्रतिकूल अवस्था में किसमें चला जाता है? सो जाता है। समझ रहे हो? ये है बहुविकल्पीय। कुछ प्रश्न है आपके लिए, बताइए। परागकण का बाहरी कठोर छोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन, बता दिया ना। दूसरा देखो, एक सामान्य परिपक्व आवर्त बीजी में का भ्रूणकोश कैसा होता है? 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय या 8 केंद्रकीय? ये नीट में आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। दोहरा निषेचन किसकी मुख्य अवस्था है? आवृत बीजी। आवृत बीजी क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो फल तथा फूल दोनों देते हैं। समझ गए? पिछले वर्षों के बोर्ड प्रश्न कुछ इस तरह से थे। क्या क्या आया था देखो, सबसे पहले आपको पता लग जाए कि ये चीजें पूछी गई हैं, तो आप और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको टैकल कर सकते हो। पिछले वर्षों में ये पूछा गया था। 2 अंक का आया था, स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर। एक परिपक्व आवृत बीजी का स्वच्छ नामांकित चित्र था। सत्यफल और आभासी फल में क्या अंतर है? दोहरा निषेचन और लघु बीजाणु जनन, ये आपका पीछे पूछा गया था। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर, बोले तो खत्म होने ही वाला, खत्म हो गया होगा वैसे तो। अध्याय का सारांश छोड़ो इसका, मिलते हैं बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग रुके रहे। और वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और मैं भी और तरीके से बेहतर कर पाऊँ चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।